नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और फीटर के नियमित के द्वारा जो पीडीएफ दी गई है उसको हम सोल्व कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम पहले सोल्व करवा चुके हैं, जो कि चैनल के ऊपर उसके वीडियो हैं, आपको मिल जाएंगे। जो साथी यहाँ पे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फीटर से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर मिलती रहे। जो मेरे साथी यहाँ पर ITI इंस्ट्रक्टर या रेलवे या कोई भी सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब की तैयारी कर रहे हैं फीटर से रिलेटेड, तो उन सब के लिए ये वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। हम निमी पैटर्न, जो कि निमी के द्वारा जारी की गई पीडीएफ है, इसी को सोल्व करेंगे। ये आप सबके पास भी उपलब्ध हो सकती है, ये पीडीएफ आपके पास हो भी गई, आपने पढ़ भी ली होगी, लेकिन हम यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें से और फर्दर कितने क्वेश्चन बन करके निकल रहे हैं वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे, ताकि आपको भी अच्छे से ये रिलेट हो जाए, अच्छे से याद हो जाए और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिले, वहाँ से इसमें कुछ बदलाव करके आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो वो थोड़ी छोटी चीज़ें प्रत्येक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक मैंने पहले वाली वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, उसमें अपलोड कर रहे हैं। 41 से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन 41 का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आपके सामने एक दिया गया है एक पोर्शन, इसका आपको नाम बताना है। तो ये ऑप्शन है आर्बर, बी ऑप्शन है ड्रिल चक, ड्रिल बिट या चक्की। तो ये बाकी तीनों तो आपको यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रहे होंगे इनमें से कोई सा भी। ये क्या ड्रिल चक को पकड़ने के लिए या ड्रिल चक को होल्ड करता है साथ में ऊपर स्पिंडल में लगाने के लिए, तो इसका नाम है आर्बर। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 42 का। यहाँ पे कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे एक टेपर लीड है, वो 4 ऑप्शन दिए गए, सॉकेट रीमर, हैंड रीमर, मशीन रीमर और हेरिकल फ्लूटेड रीमर। तो जो एक लंबा टेपर लीड है वो हैंड रीमर में पाया जाता है, तो बी इज दी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? तो आपको दोष मिलेगा ऊपर, आपको देख करके बताना है कि कौन सा दोष है। देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये अपने ड्रिल का निशान है, आ गया है, ये ड्रिल के निशान है। इससे बाहर की तरफ भी लाइनें बनी हुई है, इधर भी ये कॉर्नर बाहर की तरफ तक निकला हुआ है। तो 4 ऑप्शन देखते हैं, रफ होल, ओवर हीटेड ड्रिल, ओवर साइज्ड होल या अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स। इन चारों में से क्या दोष आपको दिख रहा है? तो ज़्यादा लाइन है वो बाहर दिखा रखी है यहाँ पे, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओवर साइज होल है, ये बड़ा होल बन गया है। अगला क्या जो क्वेश्चन है 44 का, अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष होगा? देखिए ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र हैं वो बंद हो जाएंगे, मतलब कोई धातु उनके अंदर आकर के फंस गई है। तो चारों चीज़ें मैंने पहले ही बताई थी आपको। तो दोष है जो ग्लेजिंग दोष है, जब ऊपर की सतह वो चिकनी हो जाए तो ग्लेजिंग कहेंगे, और अगर उसमें दूसरी धातु के चिप्स आकर के फंस जाएं तो उसको हम लोडिंग कहेंगे, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ग्लेजिंग को सही करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं, ये उस प्रक्रिया का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा 45 का, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन और मेलिएबल कास्ट आयरन। चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता है? तो सबसे अच्छा क्वालिटी का होता है यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन, इस दी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है रोट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है? 4 भट्टी दी गई हैं आपके सामने, ब्लास्ट फर्नेस है, क्यूपोला फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस है, क्यूपोला फर्नेस है, पडलिंग फर्नेस है और इलेक्ट्रिक आर फर्नेस है। पहले बताया था जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें पिग आयरन बनता है, जो क्यूपोला फर्नेस है उसमें कास्ट आयरन बनता है, और जो पडलिंग फर्नेस है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो रोट आयरन है वो बनाया जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे फर्नेस आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन से में कौन सा आयरन है वो बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जस्ता निकालने के लिए किस एस्क का उपयोग किया जाता है? तो 4 एस्क आपको दी गई है, बॉक्साइट है, गैलेना है, कैलेमाइन है और कैस्टेराइट है। तो देखिए जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम निकालने के लिए काम में ली जाती है, जो गैलेना है ये लेड निकालने के लिए, जो शीशा होता है धातु उसको निकालने काम में ली जाती है। तो कैलेमाइन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी कैलेमाइन है वो जस्ता की है। जो गैलेना है ये क्वेश्चन 2013 में जीआई के अंदर पूछा गया था कि लेड का एस्क है वो क्या होता है, तो गैलेना होता है। ये सारे एस्क हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस उपकरण का उपयोग बीयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? तो आंतरिक क्लियरेंस बीयरिंग की किससे चेक कर सकते हैं? यहाँ पे तो साफ साफ ये स्टील रूल, फिलर गेज, डेप्थ गेज और वर्नियर कैलिपर दे रखे हैं, तो क्लियरेंस है वो फिलर गेज से चेक कर सकते हैं बीयरिंग की आंतरिक। अगला क्वेश्चन है अपना
एक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो ये एक टैप एक्सट्रैक्टर है जिससे हम टूटे हुए टैप को निकाल सकते हैं। नीचे टैप दिखाया गया है आपको निकालने के लिए है। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे कॉलर, स्क्वायर हेड, फिंगर्स और बॉडी। तो देखिए ये जो चीज़ है ये कॉलर है, ये बॉडी है, ये ऊपर का स्क्वायर हेड है और ये जो नीचे बच गई इनको हम कहते हैं फिंगर्स। ठीक है, और ये टैप निकालने के लिए काम में आता है। फिंगर्स अंदर जाती हैं, टूटे हुए टैप को पकड़ लेती हैं अंदर से और उसको घुमा करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक्मे थ्रेड का कोण कितना होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, सबने रट रखा हुआ है। तो 66 डिग्री, 55 डिग्री, 29 और 45। तो एक्मे थ्रेड है वो स्क्वायर थ्रेड के कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का क्या लाभ है। ये पूछा हुआ है, सेंटर स्क्रू है जो डाई स्टॉक में, उसको क्या लाभ होगा वो लगाने से। तो ए ऑप्शन है डाई को कसने के लिए, बी ऑप्शन है कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, सी ऑप्शन है टू एडजस्ट द डाया ऑफ इंटरनल थ्रेड, आंतरिक जो डायमीटर है उसको एडजस्ट करने के लिए, और डी ऑप्शन है आपके सामने जो चूड़ियों के व्यास को, बाहरी चूड़ियों के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कट की गहराई को समायोजित करने के लिए सबसे पहले उस स्क्रू को हम लूज रखते हैं, पहला कट लगाते हैं, फिर उसको हल्का सा टाइट करते हैं, फिर दूसरा कट लगाते हैं, फिर और टाइट करते हैं। जब तक हमारी परफेक्ट चूड़ियाँ नहीं बन जाती तब तक उसको टाइट करके, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही उसको फुल टाइट करके काटेंगे तो हमारे जो डाई है वो टूटने का खतरा रहता है या मेटल है वो खराब होने का खतरा रहता है। इसलिए अगर हम सेंटर स्क्रू हमने लगा रखा है तो पहले हम जो कट है वो पहले कम लगाएंगे, उसके बाद उसको टाइट करके कट की गहराई को बढ़ाते जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन 52 का, एक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम बताइए। तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको सारे के सारे जो इसके अंदर नोमेनक्लेचर दे रखे थे वो आपको बताए थे। तो ये आपको बताना है क्या है। तो देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक एंगल को बिजनेस करता है। ये ऑप्शन है रूट, पिच, क्रेस्ट और थ्रेड एंगल। तो ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। थ्रेड एंगल दे रखा है, जो क्रस्ट है इस ऊपर वाली सतह को कहते हैं, इस नीचे वाली सतह को हम रूट कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो चारों ऑप्शन इसके अंदर ये दे रखे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अक्षीय गति का वर्णन करता है। विच टर्म डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न। बताइए क्या होता है जब एक पूरा टर्न ले लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। जब एक बोल्ट है वो एक पूरा टर्न लेता है तो एक किस दूरी को तय करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है लीड, फ्लैंक, पिच और डेप्थ, गहराई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। जो लीड है वही उसका एक टर्न होता है। जैसे कहते हैं ना सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती हैं वो लीड के इक्वल होती हैं, क्योंकि वो एक ही चक्कर में एक थ्रेड को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ड्रिल बिट का साइज कैसे मापा जाता है। तो देखिए कि ये व्यास के बारे में बता रखा है कि फ्लूट से फ्लूट का व्यास, लैंड से के दोनों लैंड्स के बीच का व्यास, या दोनों वेब के बीच का व्यास, या उसकी गर्दन का व्यास। हमें बताना कि कौन से व्यास से कौन से व्यास के बीच में इसका साइज है वो लिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, लैंड से लैंड का व्यास जो होता है वो ड्रिल बिट का एग्जैक्ट साइज है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स कोण क्या होता है। तो चार ऑप्शन है 59 डिग्री, 118 डिग्री, 27.5 और 8 से 12 डिग्री। तो देखिए 59 है वो ड्रिल बिट में सामान्य कोण में एक साइड का कोण होता है, 118 डिग्री है वो सामान्य कोण होता है दोनों साइड का मैच करके ड्रिल बिट का, 27.5 है वो हमारा करेक्ट आंसर है जो हेलिक्स कोण है सामान्य प्रयोजन के लिए रखा जाता है, और 8 से 12 डिग्री है वो क्लियरेंस एंगल है जो सामान्यतः रखा जाता है ड्रिल बिट के अंदर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टूल का नाम बताइए क्या है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे पायलट ड्रिल, बी ऑप्शन है काउंटर सिंक, सी ऑप्शन है ड्रिल विद पायलट, डी ऑप्शन है काउंटर सिंक विद पायलट। तो देखिए यहाँ पे ये पोर्शन आपको टेपर में दिखाई दे रहा है और नीचे ये पोर्शन भी लगाया गया है। तो जो ये टूल है पहले तो इतना, ये काउंटर सिंक टूल है क्योंकि ये नीचे से टेपर में है, और नीचे ये पायलट और लगा दिया तो काउंटर सिंक विद पायलट, ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपको प्रत्येक डायग्राम को समझने की आवश्यकता है क्योंकि पेपर इस बार सीबीटी होने वाला है तो उसमें डायग्राम के क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया जाता है। चिप्स निकालने के लिए प्रत्येक चीज में जो वो भाग है सेम ही काम करता है। यहाँ पे फेस, फ्लूट, हील और कटिंग एज चार ऑप्शन दिए हैं।
तो जो फ्लूट है वो ड्रिल बिट में और रिमर में सब में इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो चिप्स हैं उनमें से होते हुए बाहर निकल जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? भाई जो एस मैंने तीनों ही बताए थे यहाँ पे, एन टाइप, एच टाइप और एस टाइप। तो जो एन टाइप है वो नॉर्मल धातुओं के लिए काम में लेते हैं, एच टाइप है वो हार्ड मटेरियल के लिए, और एस टाइप है वो सॉफ्ट मटेरियल के लिए हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पे एस टाइप पूछा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाना, उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाना, नरम और सख्त। देखो इंग्लिश में और हिंदी में यही फर्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, और टफ को यहाँ पे सख्त लिख दिया, जबकि ये टफ है वो चिमड़पन होता है एक प्रकार से। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे एन के बारे में पूछते तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता, और अगर सॉरी एस के एन के बारे में पूछते तो नॉर्मल के लिए ये सही हो जाता, एच के बारे में पूछते हमारा तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है असमान बिंदु का पतला होना, ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं होना, क्लियरेंस एंगल गलत होना, और चौथा ऑप्शन है ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं होना। तो ये चारों में से सही आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये ड्रिल पॉइंट सेंटर में नहीं होना इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 519 mm रिमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका में दिया गया फिर से अंडर साइज 0.2 mm और ओवर साइज है वो 0.5 mm। तालिका में सभी में रिमिंग के लिए यही दिया गया है यहाँ पे। तो देखिए 19 mm में से इसको माइनस कर देंगे दोनों को जोड़ करके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 18.75 यहाँ पे हो जाएगा mm में। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो देखिए इस ऑपरेशन, ये बोरिंग टूल दिया गया है आपको, काउंटर बोरिंग टूल है, और इसने क्या कर रखा है यहाँ पे गोलाई में जो हेड है उसकी चौड़ाई को बढ़ा रखा है। तो ए ऑप्शन है ड्रिलिंग, बी ऑप्शन है स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग। तो ये जो क्रिया है वो काउंटर बोरिंग है। अगर ये टेपर में होती तो काउंटर सिंकिंग हो जाती। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 62 का यहाँ पे, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा हो तो क्या करेंगे? जो ड्रिल छेद है वो ड्रिल आकार से अगर बड़ा हो जाए तो क्या कारण है ये बताना है। ड्रिल तेज नहीं है, फीड दर बहुत अधिक है, काटने की गति बहुत अधिक है, या कर्तन किनारे असमान कोण है। तो देखिए सही जो परफेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कर्तन किनारे हैं उनका असमान कोण होने से ड्रिल साइज है वो बड़ा हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 63 का, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? देखिए चूड़ी की जो दोनों सतह आकर के जब ऊपर इस तरीके से मिलती हैं, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ये ऐसे पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ये ऑप्शन है रूट, क्रस्ट, फ्लैंक और पिच। तो यहाँ से ऊपर का जो सतह जहाँ पे जाके मिलती है इसको कहते हैं क्रस्ट, हम नीचे वाली सतह को कहते हैं रूट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राइंडिंग व्हील में विनिर्देशित 32A46H8V में V क्या दर्शाता है यहाँ पे? तो V मैंने पहले वाले वीडियो में इन सबको मैंने डिटेल्स डिस्कशन बता रखा है, जो कि PDF नंबर 7 है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, सारा के बारे में बता सकता है। तो यहाँ पे V है वो क्या दर्शा रहा है? ए ऑप्शन है बॉन्ड, ग्रेड, एब्रेसिव या ग्रेन साइज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉन्ड यहाँ पे, क्योंकि V है वो विट्रीफाइड बॉन्ड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, हरा सिलिकॉन कार्बाइड, सफ़ेद एल्यूमिनियम ऑक्साइड और भूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए पूछा गया है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है? देखिए क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि एब्रेसिव के साथ में बॉन्ड कितना डाला गया है, ये इनमें से कौन सी चीज बताएगी यहाँ पे। ए ऑप्शन है ग्रेन साइज, बी ऑप्शन है ग्रेड, सी ऑप्शन है एब्रेसिव और डी ऑप्शन है स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर है वही बता पाएगा यहाँ पे कि बॉन्ड यहाँ पे ज्यादा रखा गया है या एब्रेसिव इसमें ज्यादा रखा गया है। वो उसका स्ट्रक्चर देख के ही हम बता सकते हैं कि ओपन स्ट्रक्चर है या क्लोज स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो वर्नियर माइक्रोमीटर ने इस लाइन को चिन्हित कर रखा है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बैरल, बी ऑप्शन है थिम्बल। तो बैरल तो ये हो गया भाई, थिम्बल ये हो गया, दोनों ये तो नहीं है। सी ऑप्शन है डेटम लाइन और बी ऑप्शन है वर्नियर डिवीजन। तो देखिए डेटम लाइन तो जो मेन है सेंटर वाली भी हो गई, और इससे ऊपर जो और लाइन दे रखी है वो वर्नियर डिवीजन बच गई। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 का, टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो आपको भाग ये चिन्हित ये कर रखा है टेलीस्कोपिक गेज में। देखिए टेलीस्कोपिक गेज है टी आकार की, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है स्प्रिंग जो आपके बीच में ये लगा हुआ है, बी ऑप्शन है हैंडल जो ये लगा हुआ है, सी ऑप्शन है यहाँ पे फिक्स्ड लेग तो ये लगी हुई है, और डी ऑप्शन है टेलीस्कोपिक लेग जो आपसे पूछा गया है एक्स का भाग। तो चारों भाग मैंने आपको बता दिए, यही इसके चारों नाम है। तो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूल का नाम क्या है वो पूछ रखा है। तो फिर से अब की बार टेपर में आया हुआ है और छेद को टेपर में ही बनाएगा। ए ऑप्शन है रीमर, स्पोर्ट फेसिंग टूल, काउंटर सिंकिंग टूल और काउंटर बोरिंग टूल। तो देखिए टूल है आपका काउंटर सिंकिंग, क्योंकि ये ऊपर के हेड को टेपर में बनाएगा। ठीक है, तो ये काउंटर सिंकिंग टूल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 का क्वेश्चन देखिए, ड्रिल बीट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो आपको कोण बताना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा ये कोण क्या बन रहा है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, लीड एंगल, पॉइंट एंगल या चीजल एज एंगल। तो यहाँ पे साफ साफ आंसर हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है, पॉइंट एंगल रहेगा ये ड्रिल बीट का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये सारे भाग आपको याद कर लेने भाई, ये भाग का नाम पूछा हुआ है, इसमें ये भाग अलग है और नीचे का मुड़ा हुआ ये भाग अलग है, और इसका ये किनारा है ये भाग अलग है, सारे भाग अलग अलग है। तो आपसे इधर के किनारे का नाम पूछा है, तो क्या नाम है सबसे पहले, फेस, हील, फ्लूट या कटिंग एज। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो दिया गया आपको ये फेस है, और लास्ट का नीचे का जो किनारा है वो इसका हील है। ये जो जगह है सारी की सारी बनी हुई इनको हम कहते हैं यहाँ पे फ्लूट्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कोण ड्रिल के रेक कोण को निर्धारित करता है ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, बी ऑप्शन है कोर एंगल, पॉइंट एंगल या चीजल एंगल। ये क्वेश्चन पहले भी आ लिया, उसमें ये पूछा था कि हेलिक्स एंगल कौन सा एंगल निर्धारित करता है, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे हेलिक्स एंगल इज द करेक्ट आंसर। रेक कोण या हेलिक्स एंगल एक दूसरे को आपस में निर्धारित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 mm रिमिंग छेद के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा। तो वही तालिका में जो अधिकतम है वो 0.2 दे रखा है, और जो मिनिमम वो अधिकतम वो 0.05 दे रखा है और मिनिमम वो 0.2 दे रखा है। उसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 15 में से तो जो ए ऑप्शन है 14.75 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवरसाइज हो जाते हैं ये पूछ रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है ड्रिल इज नॉट शार्प, असमान लिप लंबाई, फीड दर बहुत अधिक होना या शीतलन अपर्याप्त होना। तो यहाँ पे देखिए जो बी ऑप्शन है अनइक्वल लिप लेंथ की वजह से ही जो साइज है वो अधिक हो जाते हैं, क्योंकि उससे एंगल है वो गड़बड़ा जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्शन फ्लैट सीट ऑन ड्रिल्ड होल। तो देखिए ए ऑप्शन दिया गया है ड्रिलिंग, दूसरा है स्पोर्ट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग। ये सारे हमारे आगे आ लिए। तो ऊपर की जो सीट है ड्रिल होल के छेद के ऊपर की उसको कहते हैं स्पोर्ट फेसिंग, क्योंकि उसको फेस तैयार करती है ताकि हमारा बोल्ट का हेड या कोई वाशर है वो अच्छे से बैठ सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 का देखिए आपके सामने, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है, पहले भी आ गया क्वेश्चन। टू ड्राइव आउट द चिप्स, टू रिड्यूस द वेट, टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू इंक्रीज द स्पीड। तो यहाँ पे चिप्स को बाहर निकालने के लिए ऑप्शन ए सही है, फ्लूट्स काम में लिए जाते हैं, चाहे वो ड्रिल बीट हो चाहे वो रीमर हो। अगला क्वेश्चन है थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या होगा। देखिए किसी समझिए इस क्वेश्चन को आप, ये कोई जॉब है, ठीक है, इसमें ये छेद करना है, ठीक है, तो हमें इसके अंदर चूड़ियाँ काटनी है बाद में, तो इसके ऊपर फिर काउंटर सिंक करेंगे तो उसका कोण क्या रहेगा ये पूछा है।
यहाँ पे अगर आपको ये याद भी ना रहे तो आसानी से समझ सकते हैं कि अगर 90 डिग्री या इससे छोटा 90 डिग्री रखेंगे तो सीधा फेस रहेगा, इससे छोटा कर देंगे तो फेस छोटा हो जाएगा, तो फिर चूड़ियाँ कैसे काटेंगे अंदर। इसलिए बड़ा ही आंसर सही रहेगा, क्योंकि इससे फैल जाएगा और चूड़ियाँ काटने में आसानी रहेगी। तो ये काउंटर सिंकिंग के लिए सही कोण रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज जहाँ पे पी पिच है और डी डेप्थ है की गणना करने का सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, डी इज इक्वल टू डी माइनस पी अपॉन में 10 है, वो ब्लैंक साइज निकालने का सूत्र है यहाँ पे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई, ये डाई का नाम क्या है भाई, वही चित्र वाले क्वेश्चन है। आपको सारे पीडीएफ को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, जो अपने निमी की थ्योरी की पीडीएफ है उनको निमी किताब से। ए ऑप्शन है स्प्लिट डाई, हाफ डाई, सॉलिड डाई या एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इस डाई का नाम है हाफ डाई। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रस्ट अर्धवर्त मिलते हैं, ये आपको बताना है। अर्धवर्त कौन से होते हैं, तो एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड और ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। तो यहाँ पे जो अर्धवर्त है वो नकल थ्रेड में पाए जाते हैं, जो रेलवे कपलिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए 40 क्वेश्चन आपको बताना कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएं। और अगर भाई वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके जाएं। ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।